हाय गाइस, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम जो आपकी सितंबर 2024 की एग्जाम थी बिजनेस इकोनॉमिक्स की, उसकी पेपर को डिस्कस करेंगे और हम डिटेल में एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब ये वीडियो हम 2 पार्ट्स में बनाएंगे। आज का वीडियो हमारा पार्ट 1 होगा, जहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 50 तक डिस्कस करेंगे एंड जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम पार्ट 2 में करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रियल मनी रिफर्स टू A. Money demanded at a given rate of interest. B. Real national income. C. Nominal GNP divided by price level. या फिर D. Nominal money adjusted to the price level. देखिए हमारा यहाँ पे आंसर है ऑप्शन D. रियल मनी क्या होता है? देखिए अगर हम नॉमिनल मनी को एडजस्ट करें और उसको बेस ईयर की प्राइस लेवल में कैलकुलेट करें तो हमारा रियल मनी आता है ना। So real money would be your nominal money adjusted to the price level. ठीक है। Question number 2. As of 1st February 2021, how many regional trade agreements (RTAs) were in force worldwide? 339, 239, 439 या फिर 539? देखिए RTA या फिर रीजनल ट्रेड अग्रीमेंट क्या होता है? ये 2 या 2 से ज्यादा कंट्रीज के बीच में अग्रीमेंट होता है जहाँ पे वो एक दूसरे से ट्रेड कैसे करेंगे वो चीज के बारे में डिस्कस करते हैं, राइट। वो चीज को पॉइंट आउट करते हैं कि हम क्या बेनिफिट देंगे एक दूसरे को, क्या टैरिफ चार्ज करेंगे, कैसे हम ट्रेड बैरियर्स को रिड्यूस करेंगे। ठीक है, तो उसको हम रीजनल ट्रेड अग्रीमेंट्स कहते हैं। और अभी दुनिया में इन टोटल देयर इज 339 RTAs। ठीक है, सो एज ऑफ 1st February 2021 देयर आर 339 RTAs in force worldwide. Question number 3. Which of the following is the correct formula to calculate excess reserves? Excess reserves is equals to total reserves plus required reserves. Excess reserves is equals to total reserves minus required reserve. Excess reserve is equals to total reserve divided by required reserve. या फिर excess reserves is equals to total reserves into required reserves. देखिए जो आपका required reserve है plus excess reserve है, तो ये दोनों रिजर्व ऐड होके ही आपका टोटल रिजर्व बनता है ना। तो अगर हमें सिर्फ एक्सेस रिजर्व निकालनी है सो एक्सेस रिजर्व वुड बी योर टोटल रिजर्व माइनस रिक्वायर्ड रिजर्व। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द RBI पब्लिश एवरी 6 months प्रोवाइडिंग एक्सप्लेनेशंस ऑफ द सोर्सेस ऑफ इन्फ्लेशन एंड फोरकास्ट फॉर द अपकमिंग पीरियड ऑफ 6 to 18 months? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, मॉनिटरी पॉलिसी रिपोर्ट या फिर इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क। देखिए एवरी 6 months RBI पब्लिश करता है मॉनिटरी पॉलिसी रिपोर्ट और ये रिपोर्ट में क्या एक्सप्लेन किया होता है? पहले तो सोर्सेज ऑफ इन्फ्लेशन, यानी कि इन्फ्लेशन किस किस कारण से हो रहा है वो कारण को खुलाया जाता है और उसके बाद ये रिपोर्ट में फोरकास्ट भी करी जाती है कि अपकमिंग पीरियड ऑफ 6 months to 18 months, यानी कि आने वाले 6 महीने से 18 महीने में कितना इन्फ्लेशन होने वाला है वो चीज भी ये रिपोर्ट में बताई जाती है। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज सी, मॉनिटरी पॉलिसी रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 5, रिवर्स रेपो रेट इज लिंक्ड टू द रेपो रेट इन द फॉलोइंग वे। A. रिवर्स रेपो रेट इज इक्वल्स टू रेपो रेट -1, रिवर्स रेपो रेट इज इक्वल्स टू रेपो रेट +1, रिवर्स रेपो रेट इज इक्वल्स टू रेपो रेट इंटू 0.01 या फिर रिवर्स रेपो रेट इज इक्वल्स टू रेपो रेट इंटू 0.01। देखिए जो आपका रेपो रेट है ये वो रेट है जिसमें जो RBI है बैंक्स को लोन देता है, राइट। एंड रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है कि जो बैंक्स है वो RBI के पास अपना पैसा जमा कराती है, यानी कि डिपॉजिट कराती है। ठीक है, सो रेपो रेट लोन रेट है एंड रिवर्स रेपो रेट डिपॉजिट रेट है। और हमें पता है कि जो डिपॉजिट रेट है वो अक्सर कम रहता है लोन रेट से। ठीक है, सो रिवर्स रेपो रेट इज यूजुअली लोअर देन योर रेपो रेट। तो इसलिए यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, रिवर्स रेपो रेट इज इक्वल्स टू रेपो रेट -1, यानी कि रेपो रेट से कम होगा। 1 percentage point यूजुअली कम होता है, यानी कि अगर रेपो रेट आपका 6% है तो रिवर्स रेपो रेट यूजुअली 5% होता है, यानी कि 6 - 1। लेकिन अगर आप करंट की सिचुएशन देखोगे तो करंट में अभी जो इंडिया में रेपो रेट है वो 6.5% चल रहा है एंड जो आपका रिवर्स रेपो रेट है ना वो 3.35% चल रहा है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि हमेशा ही रिवर्स रेपो जो है रेपो रेट -1 हो।
लेकिन रेपो रेट से ये कम ही रहता है, ठीक है, लेकिन कभी कभार एक से ज्यादा भी कम हो सकता है, इट कैन बी लेस बाय मोर देन 1%, लेकिन यूजुअली 1% से ही होता है। तो इसलिए रिवर्स रेपो रेट को रेपो रेट -1 करके भी हम समझ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज ट्रिप्स स्टैंड फॉर? ए, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, बी, ट्रेड रिलेटेड अग्रीमेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज, सी, ट्रांसनेशनल रेगुलेशन फॉर इंटरनेशनल प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स, या फिर डी, ट्रेड रेगुलेशन फॉर इंटरनेशनल पेटेंट सिस्टम। देखिए, ट्रिप्स का फुल फॉर्म होता है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अगर आप WTO के मेंबर हो और आप एक दूसरे मेंबर कंट्री के साथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में ट्रेड करना चाहते हो तो आपके लिए ये ट्रिप्स लागू होगा। ये ट्रिप्स एक ऐसा अग्रीमेंट है जहाँ पे आप डिसाइड करोगे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की हम ट्रेड कैसे करेंगे एक आपस में, ठीक है, हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को, क्या टैरिफ की क्या रेट रखेंगे, तो ये सब चीजें ट्रिप्स के अंदर आती है। सो इट बेसिकली डील्स विद ट्रेड इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। क्वेश्चन नंबर 7, suppose the exchange rate between INR and Euro changes from 1 Euro is equals to 80 INR to 1 Euro is equals to 85 INR. What can be said about the change in the value of INR relative to Euro? The INR कैसे change हुआ है in comparison to Euro? A, INR has depreciated against Euro. INR has appreciated against Euro. Euro has no effect against INR, या Euro has depreciated against INR। देखिए, पहले 1 यूरो कितना था? पहले 1 यूरो था 80 INR, राइट। अब 1 यूरो कितना है? 1 यूरो इज इक्वल्स टू नाउ 85 INR। तो देखिए, यूरो की वैल्यू तो यहाँ पे बढ़ गई है ना। पहले 1 यूरो के बराबर 80 रुपीज मिलते थे, तो अब 1 यूरो के बराबर 85 मिलते। सो यूरो हैज अप्रिशिएटेड। तो अगर यूरो अप्रिशिएट हुआ है तो इसका ये मतलब है कि INR क्या हुआ होगा? डेप्रिशिएट हुआ होगा, क्योंकि अगर एक करेंसी अप्रिशिएट करती है तो जो कॉरिस्पॉन्डिंग दूसरी करेंसी है उसको डेप्रिशिएट करना होता है ना। सो इसलिए यहाँ पे आंसर है INR हैज डेप्रिशिएटेड अगेंस्ट यूरो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज द प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज रिफर टू? ए, the ability to produce a greater quantity of goods using the same amount of resources as competitors. The ability to produce a greater quantity होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है, a greater quantity of goods using fewer resources. The ability to produce a lesser quantity of goods using the same amount of resources as competitors. या फिर the ability to produce a variety of goods than competitors. देखिए, absolute advantage में हम क्या करते हैं? हम दो कंट्रीज को कंपेयर करते हैं, राइट, कि कौन सा कंट्री कम रिसोर्स यूज करके सामान बना सकता है या फिर कम टाइम में सामान बना सकता है ना। तो उसके पास हम कहेंगे एब्सोल्यूट एडवांटेज है। अब ऑप्शन ए में देखिए, ऑप्शन ए में क्या कह रहा है कि दो कंट्रीज के पास आपने सेम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज दे दिया, लेकिन एक कंट्री ने ग्रेटर क्वांटिटी बनाया सेम रिसोर्स से, राइट, यानी कि पर यूनिट तो उसे कम रिसोर्स लग रहा है, कम टाइम लग रहा है ना, क्योंकि उसने ग्रेटर क्वांटिटी बनाया है सेम अमाउंट यूज करके, जबकि दूसरी कंट्री ने कम अमाउंट बनाया। तो जिसने ग्रेटर अमाउंट क्वांटिटी बनाया है उसी के पास एब्सोल्यूट एडवांटेज होगा। सो ऑप्शन ए वुड बी यहाँ पे करेक्ट, ठीक है। देखिए, अब कई बच्चे यहाँ पे ऑप्शन बी में भी कंफ्यूज होते हैं, द एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ ग्रेटर क्वांटिटी ऑफ गुड्स यूजिंग फ्यूअर रिसोर्सेज। देखिए, ये भी इनकरेक्ट नहीं है, ये भी करेक्ट ही है, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, दो कंट्रीज की कंपेरिजन नहीं करी गई है। ऑप्शन ए में देखो, यहाँ पे कॉम्पिटिटर को मेंशन किया गया है कि आपके और आपके कॉम्पिटिटर्स को रिसोर्स दिया गया और आपने ज्यादा बनाया एज कम्पेयर टू कॉम्पिटिटर्स, राइट। तो कंपैरिजन वाला एंगल यहाँ पे आ रहा है, लेकिन ऑप्शन बी में कंपैरिजन वाला एंगल नहीं आ रहा है। यहाँ पे सिर्फ एक कंट्री की एबिलिटी की बात करी है, द एबिलिटी टू प्रोड्यूस ग्रेटर क्वांटिटी ऑफ गुड्स यूजिंग फ्यूअर रिसोर्सेज। तो आप किसी के साथ कंपेयर नहीं कर रही हो, तो एब्सोल्यूट एडवांटेज फिर कैसे होगा, है ना। तो इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे ज्यादा एक्यूरेट हो जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, द नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट NAFTA is a trade agreement signed between United States of America, Canada and Mexico, United States of America and Canada, United States of America and Mexico, या फिर Canada and Mexico। देखिए, ये NAFTA जो है ये तीन कंट्रीज के बीच में अग्रीमेंट है, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा एंड मेक्सिको, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10,
A tariff which a WTO member binds itself with a legal commitment not to raise tariff rate above a certain level is known as bound tariff, applied tariff, specific tariff या फिर most favored nation tariff। देखिए इसका आंसर है बाउंड टैरिफ। बाउंड टैरिफ क्या होता है कि आप एक सर्टेन लिमिट तक बाउंड होते हो, राइट, कि उसके ऊपर तो आप टैरिफ नहीं चार्ज कर सकते, तो इसको हम कहते हैं बाउंड टैरिफ। अप्लाइड टैरिफ आपका क्या होता है कि जो एक्चुअल रेट अभी आप चार्ज कर रहे हो WTO मेंबर्स को, एक दूसरे WTO मेंबर को, राइट, तो उसको हम एक्चुअल या फिर अप्लाइड टैरिफ कहते हैं। स्पेसिफिक टैरिफ होता है कि आपने एक स्पेसिफिक अमाउंट टैरिफ चार्ज कर रहे हो पर क्वांटिटी ऑफ गुड, तो उसको हम स्पेसिफिक टैरिफ कहते हैं। एंड मोस्ट फेवर्ड नेशन टैरिफ, ये स्टैंडर्ड टैरिफ होता है जो WTO मेंबर्स एक दूसरे को चार्ज करते हैं, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपका ये अप्लाइड टैरिफ होता है ना, वो आपका मोस्ट फेवर्ड नेशन टैरिफ ही होता है। लेकिन अगर दो कंट्रीज के बीच में प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट, ठीक है, दो WTO मेंबर्स के बीच में प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट है, तो अप्लाइड टैरिफ उस केस में आपका प्रेफरेंशियल टैरिफ बन जाता है। ओके, सो अप्लाइड टैरिफ कैन बी योर MFN टैरिफ या फिर प्रेफरेंशियल टैरिफ, डिपेंडिंग ऑन कि प्रेफरेंशियल अग्रीमेंट है कि नहीं। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दीज टाइप्स ऑफ टैरिफ्स। Question number 11. Which of the following is covered under Technical Barriers to Trade (TBT)? Only non-food traded products, only food products, only technical standard products, या फिर both food and non-food traded products? देखिए जो आपका टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड है TBT है, ये आपका नॉन टैरिफ मेजर्स के अंदर आते हैं, राइट। नॉन टैरिफ मेजर्स में भी दो तरीके के मेजर्स होते हैं, एक तो टेक्निकल मेजर्स, दूसरा होता है आपका नॉन टेक्निकल मेजर्स, राइट। और टेक्निकल मेजर्स के अंदर दो मेजर्स अगेन होते हैं, दैट इज योर सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स, और दूसरा होता है आपका टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड या फिर TBT। अब जो ये SPS है ना, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी, ये यूजुअली फूड एंड फूड रिलेटेड आइटम्स में लगता है, लेकिन जो ये टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड है, ये फूड एंड नॉन फूड दोनों में लगता है, बोथ में, ठीक है। सो इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर होगा डी, both food and non-food traded products. Question number 12. What term is used for the rate between currencies Y and Z, which is derived from given rates of another set of two pairs of currencies, say X and Y and X and Z? Ask rate, bid rate, spot rate या फिर क्रॉस रेट। देखिए ऐसे रेट्स को हम क्रॉस रेट्स कहते हैं। क्रॉस रेट में क्या होता है कि दो कंट्रीज के करेंसीज के पास लेट्स से डायरेक्ट एक्सचेंज रेट नहीं है। फॉर इंस्टेंस लेट्स से इंडियन रुपीज एंड चाइनीज युआन जो है, इनके डायरेक्ट कोई एक्सचेंज रेट नहीं है, लेकिन रुपीज का भी डॉलर के साथ एक्सचेंज रेट है, ठीक है, डॉलर्स के साथ, एंड युआन का भी डॉलर के साथ एक्सचेंज रेट है। तो इस तरह से एक थर्ड करेंसी को यूज करके अगर हम दो कंट्रीज के बीच में एक्सचेंज रेट निकाल रहे हैं जिनके बीच में ऑलरेडी एक डायरेक्ट एक्सचेंज रेट नहीं है, तो इस तरह के रेट को हम क्रॉस रेट कहते हैं। देखिए यहाँ पे भी Y एंड Z के पास डायरेक्ट एक्सचेंज रेट नहीं है, लेकिन X एक थर्ड करेंसी को यूज करके X एंड Y एंड X एंड Z की एक्सचेंज रेट है, ठीक है, लेकिन Y Z की नहीं है। तो X को यूज करके अगर हम Y एंड Z की करेंसी के एक्सचेंज रेट निकाले तो उसे हम क्रॉस रेट कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 13. What is the main difference between foreign direct investment FDI and foreign portfolio investment FPI? A. FDI involves financial assets while FPI creates physical assets. FDI creates physical assets while FPI involves only financial assets. Both FDI and FPI create physical assets, या फिर both FDI and FPI involve only financial assets. ठीक है, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन बी है। जो FDI है इट क्रिएट्स फिजिकल एसेट्स, यानी कि FDI पे हम रियल फिजिकल एसेट्स पे इन्वेस्ट करते हैं ना, जैसे कि फॉरेन कंट्रीज में जाके एक इंटरप्राइज खोल लिया आपने, राइट, एक फैक्ट्री खोल लिया, तो एक एक्चुअल में फिजिकल एसेट्स में आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे होते हो। लेकिन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में आप सिर्फ फाइनेंशियल एसेट में, यानी कि किसी कंपनी के शेयर्स में, राइट, एक फॉरेन कंपनी के शेयर्स में, बॉन्ड्स में, स्टॉक्स में, ऐसे चीजों में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो उसे हम फाइनेंशियल एसेट में इन्वेस्ट करना कहते हैं, एंड वो हम FPI में करते हैं, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14. Foreign companies invest in India to benefit from the country's particular investment privileges such as tax breaks
and comparatively lower salaries. This type of investment is an example of joint venture, foreign portfolio investment, foreign direct investment या फिर strategic alliance. देखिए यहाँ पे फॉरेन कंपनी जो किस चीज का बेनिफिट लेना चाह रही है, देखिए टैक्स ब्रेक का, राइट, एंड लोअर सैलरी का. अब देखिए अगर ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टर होते, ये सिर्फ किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे होते, तो उनको देश की टैक्स के सिस्टम का क्या लेना देना एंड लोअर सैलरी का क्या लेना देना, है ना. लोअर सैलरी एंड टैक्स की तो आपको तब लेना देना होता है जब आप एक्चुअल में एक फॉरेन कंट्री में खुद का इंटरप्राइज खोल रहे हो, खुद का नया बिजनेस की ब्रांच या फिर एक नया एस्टैब्लिशमेंट बना रहे हो, तब आप इन चीजों पे कंसर्न रहते हो, है ना. तो अगर इन चीजों का फायदा उठाने के लिए कोई भी इन्वेस्टर फॉरेन कंट्रीज में आता है तो वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए ही आता है. देखिए कंपनी खोल रहा होगा तभी तो उसे सैलरी की चिंता है ना, कि एम्प्लॉयज हायर करेगा तो लोअर सैलरी, हायर सैलरी, है ना, तो तब उसको चिंता होती है. सिमिलरली टैक्स की भी, जब वो यहाँ पे काम करेगा फॉरेन कंट्री में, प्रोड्यूस करेगा, तभी तो उसको टैक्स की चिंता करने की जरूरत है ना. तो अगर ये चीज की चिंता हो रही है, मतलब उसका इंटेंशन है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना, ना कि सिर्फ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करना. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 15. On which date was the apex policy making body Planning Commission replaced by the National Institution for Transforming India, नीति आयोग. देखिए नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था. पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, फिर बाद में नीति आयोग आया जिसने इसको रिप्लेस किया. तो ये रिप्लेसमेंट कब हुई? 1 जुलाई 2015, 1 अप्रैल 2015, 1 जनवरी 2015 या फिर 1 जुलाई 2016. द आंसर इज 1 जनवरी 2015. ठीक है, 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग ने रिप्लेस किया प्लानिंग कमीशन को. क्वेश्चन नंबर 16. Which government schemes support and promotes organic farming as well as improvement of soil health? A. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना. B. नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. C. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना. या फिर D. परंपरागत कृषि विकास योजना. देखिए इसका आंसर है ऑप्शन डी, परंपरागत कृषि विकास योजना. ये योजना स्पेशली प्रमोट करता है ऑर्गेनिक फार्मिंग को या सस्टेनेबल फार्मिंग को, जो सॉइल हेल्थ को खराब ना करे. ठीक है. परंपरागत क्या होता है? ट्रेडिशनल, राइट. एंड जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है ये भी हमारी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस है, राइट. मॉडर्न प्रैक्टिसेस में हम क्या करते हैं? हम सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स की यूज करते हैं जो असल में सॉइल हेल्थ को खराब करती है. वो कुछ टाइम के लिए तो प्रोडक्शन में हेल्प करती है, लेकिन सॉइल की हेल्थ उसमें खराब होती है. तो इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग जो हमारे पुरखा करते थे, राइट, जो हमारी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस थी, जो नेचर के साथ हार्मनी में थी, तो वही प्रैक्टिसेस को दोबारा ले आने के लिए हम परंपरागत कृषि विकास योजना इसीलिए बनाई गई है. ठीक है. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. देखिए जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना होता है ना, ये फार्मर्स के इनकम को या लाइवलीहुड को इंक्रीज करने में फोकस करती है. ठीक है. जो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, ये रूरल पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने में फोकस करती है. एंड प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, बीमा यानी कि इंश्योरेंस, ठीक है, तो ये क्रॉप इंश्योरेंस से रिलेटेड पॉलिसी. ठीक है. लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर हम स्पेशली कह रहे हैं तो वो आपका आता है परंपरागत कृषि विकास योजना के अंदर. ओके. क्वेश्चन नंबर 17. Which initiative aims at the empowerment of micro, small and medium enterprises, MSMEs? A. Startup India, B. उद्यमी भारत, C. Make in India या फिर D. Digital India. देखिए आंसर इज बी, उद्यमी भारत. उद्यमी का मतलब होता है इंटरप्राइज. ठीक है. तो अगर हम यहाँ पे MSME की एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं तो वो उद्यमी भारत के अंदर ही आता है. स्टार्टअप इंडिया होता है जो न्यू स्टार्टअप होते हैं ना, तो उसको प्रमोट करने के लिए स्टार्टअप इंडिया ये स्कीम इनिशिएटिव आया गया था. मेक इन इंडिया आया गया था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए. बाहर के लोगों को हम कह रहे हैं फॉरेनर्स को कि आओ इंडिया में बनाओ, इंडिया में अपना ब्रांच स्टैब्लिश करो, अपना प्रोडक्शन स्टैब्लिश करो. ठीक है. सो ये बेसिकली FDI अट्रैक्ट करने के लिए था. एंड डिजिटल इंडिया जो है ये इंडिया को डिजिटलाइज करने के लिए. ठीक है. MSME के लिए स्पेशली फोकस्ड है उद्यमी भारत. Question number 18. Transportation and storage, real estate service, public administration and education are the activities in India which are covered by secondary sector, primary sector, tertiary sector या फिर private sector. देखिए ये tertiary sector के अंदर आता है. tertiary sector होता है बेसिकली आपका सर्विस सेक्टर. ठीक है. तो यहाँ पे जो चीजें बताई गई है, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, रियल एस्टेट सर्विस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन,
ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली एक्टिविटीज है ना, तो इसलिए ये टर्शरी सेक्टर के अंदर आती है। प्राइमरी सेक्टर इंडिया में क्या है, एग्रीकल्चर है, ठीक है, एंड सेकेंडरी सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग, और जो सर्विस सेक्टर है वो आपका टर्शरी सेक्टर। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, which of the following is a feature of green revolution? Use of soil friendly green manure to preserve fertility of soil, grow more crops by redistributing land to landless people, diversification of horticulture, या फिर यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स एंड साइंटिफिक कल्टीवेशन। देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन का मेन फीचर ही था कि यहाँ पे हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स यूज किया जाता था, यानी कि वो सीड्स जो आपको हाई यील्ड दे, यील्ड यानी कि रिटर्न आउटपुट, ठीक है, तो ऐसे सीड जो आपको ज्यादा प्रोडक्शन या आउटपुट दे वो सीड यूज हुआ जाता था, एंड साइंटिफिक कल्टीवेशन यहाँ पे किया गया, तो इसलिए हम इसको ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। देखिए जो ये लैंडलेस पीपल को लैंड डिस्ट्रीब्यूट करना ना, ये ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले ही आ गया था ये चीज, ठीक है, एंड सॉइल फ्रेंडली मैन्योर ये तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंतर्गत आता है। ग्रीन रेवोल्यूशन में तो हम सिर्फ प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की ही कोशिश कर रहे थे, ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन डी वुड बी द बेटर ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20, on which date was the new industrial policy announced by the government of India? 24th July 1991, 15th August 1947, 26th January 1950 या फिर 5th September 1992। देखिए न्यू इंडस्ट्री पॉलिसी आया था 1991 में, 24 जुलाई 1991 पे। देखिए आपको पता है कि 1991 के दौरान ही इंडिया में LPG रिफॉर्म आया था, राइट, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, है ना, तो इसी रिफॉर्म को सपोर्ट करने के लिए ये न्यू इंडस्ट्री पॉलिसी बनाया गया था, तो इसलिए ये 1991 में ये बनाया गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, which of the following statement is true in relation to the object of the National Data and Analytics Platform NDAP? To facilitate and improve access to Indian government data, to ensure data security, to convert all government data into electronic form, या to formulate a national cyber security law। देखिए इसका आंसर है ऑप्शन ए, to facilitate and improve access to Indian government data। जो गवर्नमेंट डेटा है उसका इजी एक्सेस मिल पाए पब्लिक को, तो इसीलिए ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, द इंडियन डेवलपमेंट अपडेट IDU report published in November 2022 is published by International Monetary Fund, United Nations Development Program, वर्ल्ड बैंक या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक। देखिए ये रिपोर्ट पब्लिश करती है वर्ल्ड बैंक, और इसमें इंडिया की डेवलपमेंट की अपडेट होती है, जैसे कि करंटली इंडिया कहाँ पे है डेवलपमेंट पाथ पे, ठीक है, फ्यूचर में क्या क्या चेंजेस आने वाली है, इंडिया में क्या क्या डेवलप होने वाली है, तो वो यहाँ पे रिपोर्ट की जाती है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, इट इज रिपोर्टेड पब्लिश्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DPIIT? Department for Promotion of Industrial and Internal Trade, Department for Promotion of Industry and International Trade, Directorate for Promotion of Industry and Internal Trade, या फिर Department for Promotion of Industry and Internal Trade। देखिए करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, इट इज डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए और डी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इंडस्ट्रियल नहीं है इसके फुल फॉर्म में, सिर्फ इंडस्ट्री है, ठीक है, सो इट इज द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। अब नाम से ही आप समझ रहे होंगे कि ये इसका मतलब क्या है, इसका पर्पस क्या है ये डिपार्टमेंट का, इंडस्ट्री को प्रमोट करना, इंडस्ट्री से रिलेटेड पॉलिसीज फॉर्मुलेट करना, इम्प्लीमेंट करना, एंड इंटरनल ट्रेड को प्रमोट करना विद इन इंडिया, ठीक है, तो यही ये डिपार्टमेंट का क्या है, पर्पस है। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, which of the following is not an aim of the methanol economy program? A, reducing greenhouse gas GHG emissions। देखिए ये तो एक एम है मिथेनॉल इकोनॉमिक प्रोग्राम का। बी, converting coal reserves and municipal solid waste into methanol, this is also one of the aim। reducing India's oil import bill, ये भी एम है मिथेनॉल इकोनॉमी का। converting industrial waste into ethanol, नहीं, ये इसका एम नहीं है, ठीक है, सो विच इज नॉट द एम पूछा गया है हमें, सो ऑप्शन डी, converting industrial waste into methanol, this is not an aim of the methanol economy program। Question number 25, which of the following is related with
the total arrangement for the production and distribution of goods and service in the society. इकोनॉमिक चॉइस, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक सिस्टम या फिर इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन. देखिए, टोटल अरेंजमेंट फॉर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स इन अ सोसाइटी, इसको हम इकोनॉमिक सिस्टम कहते हैं. सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन सी. ठीक है, जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है ये सिस्टम के अंदर ही आते हैं. इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन जैसे कि बैंक वगैरह, ये प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में हमारी हेल्प करती है, राइट. एंड ये चॉइस एंड जो प्रॉब्लम है ये लोगों को फेस करना पड़ता है. जो लोग इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर होते हैं उनको फेस करना पड़ता है. ठीक है, तो ये सारी चीजें इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर ही आती है. सो करेक्ट ऑप्शन वुड बी इकोनॉमिक सिस्टम. क्वेश्चन नंबर 26. बिजनेस इकोनॉमिक्स इज बेसिकली कंसर्न विद मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स या फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स. देखिए, बिजनेस इकोनॉमिक्स को हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हम बिजनेस को मैनेज करना सीखते हैं, राइट. बिजनेस से रिलेटेड डिसीजंस लेना सीखते हैं. So it is basically concerned with managerial economics. Question number 27. Suppose the price elasticity of demand of a firm for its product is minus 1.2. If the price of the product is increased by 5%, then it is most probable that both total revenue and profit would decrease, both total revenue and profit would increase. Total revenue would decrease, but profit may increase. टोटल रेवेन्यू वुड इंक्रीज बट प्रॉफिट में डिक्रीज. देखिए, यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी कितनी दी गई है? -1.2. माइनस का मतलब है कि ये एक नॉर्मल गुड है, क्योंकि नॉर्मल गुड के केस में जो प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड का रिलेशनशिप है वो इनवर्स होता है, इसलिए प्राइस इलास्टिसिटी हमेशा नेगेटिव में आती है फॉर नॉर्मल गुड, राइट. तो ये नेगेटिव साइन देख के आपको घबराना नहीं है, ये बिल्कुल एक नॉर्मल गुड की प्राइस इलास्टिसिटी है. ओके, अब यहाँ पे हमें ध्यान देना है कोफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी में. देखिए, कोफिशिएंट आपका है 1.2, यानी कि इट इज ग्रेटर देन 1. अगर कोफिशिएंट ग्रेटर देन 1 होता है तो इसका ये मतलब है कि जो ये प्राइस इलास्टिसिटी, ये जो गुड है ये इलास्टिक गुड है. तो इलास्टिक गुड के केस में अगर आप प्राइस इंक्रीज करोगे तो टोटल रेवेन्यू आपका क्या होगा? डिक्रीज होगा, क्योंकि क्वांटिटी में बहुत ज्यादा चेंज आएगा. आप प्राइस इंक्रीज करोगे तो क्वांटिटी बहुत ज्यादा हायर प्रोपोर्शन में डिक्रीज होगा एज कम्पेयर टू प्राइस, जिसकी वजह से टोटल रेवेन्यू आपका कम होगा. ठीक है, अब प्रॉफिट का क्या होगा यहाँ पे? देखिए, यूजुअली जब टोटल रेवेन्यू आपका कम होता है तो प्रॉफिट भी आपका क्या होता है? डिक्रीज होता है. अनटिल एंड अनलेस आपने कॉस्ट में सिग्निफिकेंट रिडक्शन अगर आप लेके आए हो तो इन दैट केस प्रॉफिट इंक्रीज हो सकती है, वरना नॉर्मल केस में टोटल रेवेन्यू अगर डिक्रीज होता है तो प्रॉफिट भी आपका डिक्रीज ही होगा. अब यहाँ पे कॉस्ट की तो ऐसी कोई बात नहीं करी है कि सिग्निफिकेंट रिडक्शन आया है कॉस्ट में, तो कॉस्ट अगर हम सेम ही अज्यूम करके चले तो टोटल रेवेन्यू अगर डिक्रीज होता है तो प्रॉफिट भी यहाँ पे डिक्रीज होनी चाहिए. ठीक है, सो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा बोथ टोटल रेवेन्यू एंड प्रॉफिट वुड डिक्रीज. क्वेश्चन नंबर 28. प्राइस इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज डिटरमाइंड बाय बिग कॉर्पोरेट्स, स्मॉल प्राइवेट फर्म्स, मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई या फिर गवर्नमेंट. देखिए, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, फ्री मार्केट इकोनॉमी में मार्केट फोर्सेस ही डिटरमाइन करते हैं आपके प्राइस, है ना. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 29. Sarah runs a lemonade stall. Her decision-making process involves assessing the demand for lemonade, pricing strategies, and maximizing her profit within the limited scope of her small business. Which level of economy does Sarah's lemonade stall represent? Global economy, macro economy, micro economy या फिर national economy? देखिए, ये तो साफ साफ माइक्रो इकोनॉमी है, क्योंकि सारा सिर्फ अपने बिजनेस के बारे में यहाँ पे सोच रही है, सिर्फ अपने बिजनेस के रिलेटेड डिसीजन बना रही है, उसके खुद के बिजनेस के प्राइसिंग एंड स्ट्रेटजीज में यहाँ पे फोकस हो रहा है, राइट. एक इंडिविजुअल बिजनेस पे फोकस हो रहा है, तो इसलिए ये माइक्रो इकोनॉमी का पार्ट हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 30. इन विच इकोनॉमी द मटेरियल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज फैक्ट्रीज, कैपिटल, माइंस एटसेट्रा, are owned by the whole community represented by the state? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी या फिर कम्युनिस्ट इकोनॉमी? देखिए, ये होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी में, राइट. सोशलिस्ट इकोनॉमी में जो मीन्स या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है वो स्टेट ओन करता है. स्टेट का ओन करने का मतलब होता है कि इट बिलोंग्स टू द होल कम्युनिटी. ठीक है, तो ये सोशलिस्ट में होता है. देखिए, कई बच्चे इसमें कम्युनिस्ट इकोनॉमी में कंफ्यूज हो जाते हैं.
कम्युनिस्ट इकोनॉमी क्या है? ये एक एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी है, ठीक है। तो ये सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर ही आता है। तो जो ये ओन करने का, रिसोर्स ओन करने का जो ये फीचर होता है, ये सोशलिस्ट इकोनॉमी का ही है, ठीक है। लेकिन अगर आप सोशलिस्ट इकोनॉमी को ये एक्सट्रीम फॉर्म पे फॉलो करो तो उसे हम कम्युनिज्म या फिर कम्युनिस्ट इकोनॉमी कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई आर रिच राइवल्स and in a party, Mr. X wears an expensive dress and seeing it, Mr. Y, who also has the same dress, decided to reject the use of the dress further. Rather, Mr. Y will try to use an even more expensive one, which effect does affects Mr. Y. देखिए, मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई ये दोनों राइवल है, दुश्मन है, और मिस्टर एक्स के पास जो ड्रेस है वो मिस्टर वाई नहीं पहनना चाहते, ठीक है, क्योंकि अब ये ड्रेस कॉमन हो गया है, मिस्टर वाई के पास भी सेम है, तो इसलिए ये उस ड्रेस को रिजेक्ट कर रहा है। तो इसको हम कहते हैं स्नॉब इफेक्ट। स्नॉब इफेक्ट में आप एक चीज को रिजेक्ट करते हो सिंपली बिकॉज वो कॉमन हो गई है या किसी और के पास है और आपको यूनिक होना है, राइट। तो इसलिए यहाँ पे ये चीज रिजेक्ट हुई है, तो इसलिए इसका आंसर है सी, स्नॉब इफेक्ट। Question number 32. If the income elasticity of a specific type of goods is greater than 1, what does it suggest about the good? It is a normal good, it is an inferior good, it is a necessity good या फिर it is a luxury goods. देखिए, जो आपका इनकम इलास्टिसिटी है वो ग्रेटर देन 1 कब होता है? लग्जरी गुड्स के केस में होता है, राइट। लग्जरी गुड्स के केस में जब आपका इनकम इंक्रीज होता है तो जो लग्जरी गुड्स की डिमांड है वो ज्यादा ग्रेटर प्रोपोर्शन में इंक्रीज होता है, ठीक है। सो आंसर इज डी, लग्जरी गुड्स। क्वेश्चन नंबर 33. The demand function of a product X in kg is expressed as Q is equals to 1000 minus 50p, where Q is the quantity demanded and P is the price of the product. When the price of X is rupees 10 per kg, its price elasticity will be, देखिए यहाँ पे हमें डिमांड फंक्शन कितना दिया हुआ है, 1000 minus 50p, राइट, और प्राइस हमें कितना दिया हुआ है, रुपीज 10 पर केजी। अब ये फंक्शन यूज करके हम क्वांटिटी भी निकाल सकते हैं। क्वांटिटी इज इक्वल्स टू 1000 माइनस 50p, यानी कि 50 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 1000 माइनस 500, सो क्वांटिटी इज 500, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें डी क्यू बाई डी पी चाहिए, राइट। तो चलिए डी क्यू बाई डी पी निकाल लेते हैं। डी क्यू वुड बी योर डी 1000 माइनस 50p डिवाइडेड बाई डी पी, ठीक है। अब इसी को हम सॉल्व करते हैं। देखिए डी 1000 डिवाइडेड बाई डी पी माइनस डी 50p डिवाइडेड बाई डी पी, ठीक है। अब यहाँ पे किसी भी एक कांस्टेंट नंबर की अगर आप डेरिवेटिव्स निकालोगे ना तो वो हमेशा 0 आएगा, ठीक है। माइनस, देखिए अब ये 50 को हम बाहर निकाल देते हैं, सो दैट वुड बी डी पी बाई डी पी, सो डी पी बाई डी पी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आपका आंसर आएगा माइनस 50, ठीक है। सो डी क्यू बाई डी पी इज योर माइनस 50। तो मैं ये थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ, देखिए हो गया। ओके, तो हमारा डेरिवेटिव का आंसर कितना आया, माइनस 50, राइट। अब प्राइस इलास्टिसिटी हमें कैसे निकालनी है? देखिए प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी पी इंटू पी बाई क्यू, राइट। डी पी बाई डी क्यू हमारा है डी क्यू बाई डी पी, सॉरी इट्स माइनस 50 इंटू प्राइस हमारा कितना है 10 एंड क्वांटिटी हमने पहले कितना निकाला था 500, राइट। अब इसको सॉल्व करो तो देखो दिस विल गिव यू -1, सो -1 इज योर आंसर हियर, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 34. With respect to the properties of the indifference curve, which of the following statement is false? Indifference curve is negatively sloped. देखिए ये तो करेक्ट है क्योंकि आपका जो इंडिफरेंस है वो इस तरह से स्लोप करता है ना, नीचे ऊपर से नीचे स्लोप करता है, तो इसको हम नेगेटिवली स्लोप कहेंगे। हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ टू इंडिफरेंस कर्व्स रिप्रेजेंट हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, ये इनकरेक्ट है क्योंकि टू इंडिफरेंस कर्व्स कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, ऐसा हमने पढ़ा था, राइट। सो दिस इज नॉट द प्रॉपर्टी, सो हमारा करेक्ट आंसर यही होगा सी। लेकिन ऑप्शन डी भी देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन डी सेज एन इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। देखिए कॉन्वेक्स का मतलब ऐसा शेप होता है,
कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव दो टाइप के कर्व्स होते हैं, ठीक है। कॉनकेव अगर हम कहें तो ऐसा शेप होता है, कॉन्वेक्स ऐसा शेप होता है। तो हमारा इंडिफरेंस कर्व ऐसे कॉन्वेक्स शेप का होता है, राइट। सो ये भी करेक्ट है, दिस इज ऑल्सो अ प्रॉपर्टी। सो विच इज नॉट अ प्रॉपर्टी इज ऑप्शन सी। Question number 35. The price of a commodity is rupees 10 per unit. At this price, the quantity supplied is 500 units. Price elasticity of supply of the commodity is 1.25. At what price the quantity to be supplied would be 20% more? तो देखिए यहाँ पे हमें इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई तो दिया हुआ है परसेंटेज में, राइट। सो परसेंटेज इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई कितनी है, 20% है। एंड प्राइस इलास्टिसिटी कितनी है सप्लाई की, 1.25। सो क्या हम परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकाल सकते हैं? देखिए बिल्कुल निकाल सकते हैं। इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, राइट। तो अगर हमें परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालनी है, सो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड को प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई से डिवाइड करो, है ना। सो यहाँ पे हमें 20% को डिवाइड करना है बाय 1.25, सो दिस विल गिव अस 16%, यानी कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस हमारा कितना है, 16%। अब हमें क्या निकालनी है, हमें न्यू प्राइस निकालनी है, राइट। ओल्ड प्राइस हमारा कितना है, ₹10। तो ओल्ड प्राइस में ये परसेंटेज चेंज ऐड कर दो, सो दिस विल गिव अस न्यू प्राइस। देखिए यहाँ पे जो आपकी क्वांटिटी सप्लाइड है ये इंक्रीज हुई है, राइट। तो क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज हुई है, यानी कि जो न्यू प्राइस है आपका वो ग्रेटर होना चाहिए प्रीवियस प्राइस से, है ना। सो जो ये चेंज आपने परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकाला है इसको आपको ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे। सो न्यू प्राइस विल बी ₹10 प्लस एड 16% ऑफ 10, ठीक है। सो दिस विल गिव अस ₹10 प्लस 16% ऑफ 10 वुड बी 1.6, सो दिस विल गिव अस ₹11.6। तो यहाँ पे हमारा आंसर है न्यू प्राइस इज 11.6। क्योंकि न्यू प्राइस इंक्रीज हुई है इसलिए यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाइड भी 20% से इंक्रीज हुई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में आपको बस यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको ऐड करना चाहिए था परसेंटेज चेंज इन प्राइस या सब्ट्रैक्ट करना चाहिए था, ये आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज हुई है, तो क्वांटिटी सप्लाई कब इंक्रीज होती है, जब प्राइस इंक्रीज होती है, राइट। सो न्यू प्राइस शुड बी हायर देन योर ओरिजिनल प्राइस, तो इसलिए हमने यहाँ पे ऐड किया। अगर ये 20% से डिक्रीज हुआ होता क्वांटिटी तो हमें समझना चाहिए था कि प्राइस डिक्रीज हुआ है, तो इसलिए क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज हुई है। तो इन दैट केस यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करते, ये चेंज इन प्राइस को हम सब्ट्रैक्ट करते उस टाइम पे, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड कि कब ऐड करना है, कब सब्ट्रैक्ट करना है ना। क्वेश्चन नंबर 36. If the change in quantity demanded is 60% and the change in advertisement expenditure is 20%, then what will be the advertisement elasticity? देखिए advertisement elasticity का फॉर्मूला क्या है? It is simply change in quantity demanded divided by change in advertisement expenditure, है ना। तो change in quantity demanded हमारा 60% है and change in advertisement expenditure 20% है, तो इसको सॉल्व करो, आंसर will be 3. Question number 37. At higher level of output, average total cost curve and average variable cost curve come closer because average variable cost remains constant, average fixed cost remains constant, average fixed cost accounts for relatively smaller percentage of average total cost, या फिर average variable cost accounts for relatively smaller percentage of average total cost. देखिए average total cost का दो कंपोनेंट होता है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, राइट। अब इनिशियली क्या होता है, इनिशियल आपकी स्टार्टिंग ऑफ प्रोडक्शन में एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट काफ़ी हाई होता है, क्योंकि इस टाइम पे फिक्स्ड कॉस्ट आपका हाई होता है एंड जो नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस है आपका वो कम होता है स्टार्टिंग में, राइट। तो इसलिए एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की जो वैल्यू है वो हाई होती है। लेकिन जैसे जैसे आप प्रोडक्शन कंटिन्यू करोगे एंड एक हायर लेवल ऑफ आउटपुट में पहुंचोगे तो जो आपका नंबर ऑफ यूनिट्स है वो इंक्रीज हो जाती है, राइट। एंड जो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है ये लार्ज नंबर ऑफ यूनिट्स पे डिवाइड होती है, तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आपका कम होता जाता है। एंड इस टाइम पे क्या होता है, जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का प्रोपोर्शन है एवरेज टोटल कॉस्ट में ये इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का डिक्रीज होता जाएगा एंड वेरिएबल कॉस्ट का इंक्रीज होता जाएगा। इसलिए जो आपका एवरेज टोटल कॉस्ट है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के क्लोजर आता है, क्योंकि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का प्रोपोर्शन अब बहुत कम हो गया है एवरेज टोटल कॉस्ट में, ओके। सो दैट्स व्हाई द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी,
the average fixed cost accounts for relatively smaller percentage of the average total cost. Okay. Question number 38. Increase in consumer surplus is likely to occur when there is fall in the price of goods, there is rise in the price of goods, demand decreases या फिर supply increases. देखिए consumer surplus higher तब होता है जब when there is fall in the price of a good. Consumer surplus क्या है? Basically what you are willing to pay minus actual price, right? अब let's say आप willing to pay 50 थे, लेकिन actual price 25 था, तो consumer surplus आपका कितना आ रहा था? 25, right? अब willingness to pay आपका सेम ही है, लेकिन actual price कम हो गया है, let's say 20 हो गया. So in this case आपका consumer surplus कितना होगा? 30. तो देखिए consumer surplus increase कब हो रहा है? जब आपकी price जो है वो decrease हो रही है, right? So when there is fall in the price of the good is the right answer. Question number 39. Which tool does the ordinal utility approach uses to analyze consumer behavior and is based on consumer preference? Law of diminishing marginal utility, indifference curve analysis, elasticity of demand या फिर consumer surplus. देखिए जो आपका law of diminishing marginal utility है ये कार्डिनल अप्रोच है, क्योंकि यहाँ पे जो यूटिलिटी है आप उसको नंबर पे मेजर करते हो, राइट? यूटिल्स पे मेजर करते हो. लेकिन ऑर्डिनल अप्रोच आपका क्या कहता है? ये कहता है कि आप यूटिलिटी कभी भी मेजर नहीं कर सकते, क्वांटिफाई नहीं कर सकते. आप बस लोगों के प्रेफरेंस चेक कर सकते हो कि लोग क्या गुड प्रिफर करते हैं, क्या नहीं करते, कौन सा बंडल ज्यादा प्रिफर करते हैं. ठीक है, तो आप बस प्रेफरेंस चेक कर सकते हो, और ये होता है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में. यहाँ पे हम लोगों की प्रेफरेंस देखते हैं, राइट? सो दिस इज योर ऑर्डिनल अप्रोच. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड कंज्यूमर सरप्लस. कंज्यूमर सरप्लस क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में ही बेस्ड है, ये भी एक कार्डिनल अप्रोच है. ठीक है, ऑर्डिनल अप्रोच इज योर इंडिफरेंस कर्व. Question number 40. The price of 1 kg of tea is rupees 50. At this price, 10 kg of tea is demanded. If the price of coffee rises from rupees 30 to rupees 40 per kg, the quantity demanded of tea rises from 10 kg to 15 kg. What will be the cross price elasticity of tea? देखिए cross price elasticity हम कैसे निकालेंगे? Percentage change in quantity demanded of tea divided by percentage change in price of coffee, right? देखिए अब टी में चेंज कितना हुआ है? 10 kg से 15 kg हुआ है, right? So percentage change would be 15 minus 10 divided by 10 into 100%. So this will give us 50%. और price of coffee में कितना change हुआ है? देखिए 30 से 40 हुआ है, right? So percentage change would be 40 minus 30 divided by 30 into 100%. So this will give us 33.33%. अब इन दोनों को ये फॉर्मूला में डाल दो. परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ टी इज 50% एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कॉफी इज 33.33%. सो दिस विल गिव अस आंसर 1.5%. तो हमारा आंसर होगा 1.5 और पॉजिटिव 1.5 होगा क्योंकि देखिए क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ टी में भी इंक्रीज हुआ है एंड प्राइस ऑफ कॉफी में भी इंक्रीज हुआ है. दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, दोनों ही इंक्रीज हुए, इसलिए हमारा यहाँ पे आंसर पॉजिटिव आएगा. अगर एक इंक्रीज हुआ होता दूसरा डिक्रीज हुआ होता तो यहाँ पे नेगेटिव में आंसर आता, लेकिन क्योंकि दोनों ही इंक्रीज हुआ है तो आंसर वुड बी पॉजिटिव 1.5. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 41. हाउ इज प्रोडक्शन इन द इकोनॉमिक सेंस डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉन मार्केट एक्टिविटीज परफॉर्म्ड विद इन अ हाउसहोल्ड? एक्सचेंज इन द मार्केट, इन्वॉल्वमेंट ऑफ लव एंड अफेक्शन, वॉलंटरी नेचर ऑफ एक्टिविटी या फिर इनटैंजिबल आउटपुट्स. देखिए प्रोडक्शन का डिस्टिंग्विशिंग फीचर है कि वो मार्केट में एक्सचेंज होनी चाहिए. अगर कोई भी चीज आप प्रोड्यूस कर रहे हो विद द इंटेंशन ऑफ एक्सचेंजिंग इन द मार्केट तो उसको इकोनॉमिक सेंस में हम प्रोडक्शन कहेंगे. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. इट इज अ डिस्टिंग्विशिंग फीचर जो प्रोडक्शन एंड नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज को डिस्टिंग्विश करता है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 42. A firm produces 5 units of output at an average fixed cost of 4 per unit. For production of 10th units of output, average cost is rupees 7 per unit. Average variable cost of producing 10th unit of output is, देखिए जब फर्म 5 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा था तो एवरेज फिक्स कॉस्ट कितना था? 4 पर यूनिट था, राइट? तो टोटल फिक्स कॉस्ट कितना हुआ? देखिए आउटपुट इनटू एवरेज फिक्स कॉस्ट आप करो तो टोटल फिक्स कॉस्ट आपका आ जाता है.
टोटल फिक्स कॉस्ट आपका है 20। अब अगर हमें एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालनी है फॉर 10 यूनिट्स ऑफ आउटपुट, तो हम क्या करेंगे, टोटल फिक्स कॉस्ट को 10 से डिवाइड करेंगे, सो दैट विल गिव अस ₹2। सो ₹2 इज योर एवरेज फिक्स कॉस्ट फॉर 10th यूनिट ऑफ आउटपुट। ठीक है, अब हमें क्या दिया है, देखिए 10th यूनिट के लिए एवरेज कॉस्ट भी दिया है, दैट इज ₹7, राइट। तो देखिए 10th यूनिट के लिए आपका एवरेज कॉस्ट है ₹7। अब हमें ये पता है कि जो ये 10th यूनिट का एवरेज कॉस्ट है दैट इज इक्वल टू एवरेज फिक्स कॉस्ट ऑफ 10 यूनिट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 10 यूनिट, राइट। तो इसको हम 7 के बराबर लिख सकते हैं। अब हमें एवरेज फिक्स कॉस्ट ऑफ 10 यूनिट भी पता है, दैट इज 2 प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 10 यूनिट हमें निकालनी है, सो द सम विल गिव अस 7। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमारा कितना हुआ, 7 - 2 दैट इज 5। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए 5। ओके, देखिए अब एक टेबल वाला क्वेश्चन आ गया हमारे पास। यूज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टू आंसर क्वेश्चन 43 to 44। 43, व्हाट इज द एवरेज प्रोडक्ट ऑफ द थर्ड आवर ऑफ लेबर। देखिए थर्ड आवर ऑफ लेबर कहाँ पे है, यहाँ पे है, राइट। थर्ड आवर पे हमें टोटल प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो अब एवरेज प्रोडक्ट हम कैसे निकालेंगे, सिंपली टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लेबर आवर्स करेंगे, सो 90 डिवाइडेड बाय 3, सो दैट विल गिव अस 30। तो हमारा थर्ड लेबर आवर का एवरेज प्रोडक्ट कितना हुआ, आंसर इज 30। देखिए ऐसे क्वेश्चंस में ना बच्चों को अक्सर लगता है कि पहले हम पूरा टेबल फिल करते, सारा ये एम्प्टी बॉक्सेस फिल करते, तभी हम आंसर कर पाएंगे। देखिए ऐसा जरूरी नहीं है, आप क्वेश्चन पढ़े और क्वेश्चन में जो चाहिए वही चीज आप फिल करने की कोशिश करें। तो देखिए यहाँ पे बिना फिल करे भी हमारा आंसर आ गया ना, तो फिल करके हमें टाइम वेस्ट करने की क्या यहाँ पे जरूरत थी, नहीं थी, राइट। तो पहले क्वेश्चन पढ़े, उसके बाद ही फिर आप टेबल को फिल करना ना करना फिर तब डिसाइड करो। ठीक है, अब देखिए अब क्वेश्चन नंबर 44 भी सेम टेबल पे बेस्ड है, तो चलिए अब इसको भी देख लेते हैं। व्हाट इज द मार्जिनल प्रोडक्ट फॉर द सेकेंड आवर ऑफ लेबर। तो देखिए सेकेंड आवर ऑफ लेबर यहाँ पे है, सेकेंड आवर का हमें टोटल प्रोडक्ट पता है और फर्स्ट आवर का भी हमें टोटल प्रोडक्ट पता है, तो मार्जिनल प्रोडक्ट फॉर सेकेंड आवर कितना होगा, देखिए सेकेंड आवर का टोटल प्रोडक्ट माइनस फर्स्ट आवर का टोटल प्रोडक्ट, सो अगेन द आंसर विल बी 30। तो यहाँ पे भी हमारा आंसर 30 है। तो देखिए अगेन हमने बिना टेबल को फिल करे हम आंसर निकाल पाए, तो टेबल फिल करके क्या हमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत थी, नहीं थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45, which of the following cost is included in the cost of production and termed as accounting cost? A, expenses incurred on research and development। देखिए इसको हम यूजुअली संक या फिर हिस्टोरिकल कॉस्ट कहते हैं, क्योंकि ये हम पहले खर्च कर चुके हैं और अब हम इसे रिकवर नहीं कर सकते, और फ्यूचर डिसीजन मेकिंग के लिए ये कॉस्ट इंपॉर्टेंट नहीं होती। ठीक है, सो एक्सपेंसेस इंकर्ड ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज योर संक कॉस्ट। अब ऑप्शन बी में क्या है, वेजेस पेड टू वर्कर्स एम्प्लॉयड इन द फैक्ट्री। हाँ, ये आपका प्रोडक्शन कॉस्ट है। ठीक है, आपका प्रोडक्शन प्रोसेस में आप लेबर्स यूज करते हो और उनको जो आप वेजेस पे करते हो वो आपका प्रोडक्शन कॉस्ट में ही आता है। ऑप्शन सी, एक्सपेंसेस इंकर्ड ऑन एडवर्टाइजिंग। देखिए इसको हम मार्केटिंग कॉस्ट के अंदर कैटेगराइज करते हैं, मार्केटिंग या फिर एडवर्टीजमेंट कॉस्ट इसको हम कहते हैं। ठीक है, एंड कॉमन कॉस्ट इंकर्ड फॉर जनरल ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, इसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कहते हैं, सॉरी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। ठीक है, या फिर इसको हम ओवरहेड्स भी कहते हैं। ये आपका डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं होता, ये आपका एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव या ओवरहेड कॉस्ट में हम काउंट करते हैं। सो डायरेक्ट प्रोडक्शन में हमारा सिर्फ क्या काउंट हुआ, वेजेस ही काउंट हुआ। ठीक है, यूजुअली जो आपका डायरेक्ट प्रोडक्शन होता है ना, उसमें हम रॉ मटेरियल एंड वेजेस के कॉस्ट को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो गया आपका ऑप्शन बी। ये आपका प्रोडक्शन कॉस्ट में इंक्लूड होता है एंड इसको हम अकाउंटिंग कॉस्ट में भी इंक्लूड करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट ऑफ सम कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। देखिए सम कॉस्ट क्या है आपका, ये हिस्टोरिकल कॉस्ट है जो आप पास्ट में इंकर कर चुके हो। ठीक है, एंड ये यूजुअली वन टाइम कॉस्ट होता है, यानी कि आपको इसको बार बार इंकर करते रहने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अगर आपको सेकेंड टाइम इंकर करना भी पड़े तो बहुत ही गैप के बाद आप इंकर करोगे, तो ऐसे कॉस्ट को हम सम कॉस्ट कहते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हम ढूंढते हैं कि सम कॉस्ट कौन सा, फ्यूल एंड पावर। तो देखिए फ्यूल एंड पावर तो आपको कंटिन्यूसली इसको जरूरत होती है, क्योंकि जैसे जैसे आप मशीनरी यूज करोगे आपको फ्यूल एंड पावर की जरूरत तो होती है, राइट।
तो ये आपका सम कॉस्ट नहीं है, ये रादर आपका वेरिएबल कॉस्ट में आ सकता है, ठीक है। सो दिस इज नॉट अ सम कॉस्ट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हाँ ये सम कॉस्ट है क्योंकि ये पास्ट में आप इनकर कर चुके हो। यूजुअली रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोडक्शन से पहले किया जाता है ना, तो आपने पास्ट में कर लिया होगा और ये वन टाइम कॉस्ट होता है। सो यस, दिस इज सम कॉस्ट। अब जो आपका रेंट है ये भी आप मंथली पे करते हो, राइट। तो जब तक आप प्रोडक्शन करोगे आप मंथली इसे पे करोगे, तो ये आपका रिकरिंग कॉस्ट है, ये भी सम कॉस्ट नहीं है। वेजेस भी आप जितना काम लगाओगे, जब तक काम लगाओगे आपको वेजेस देता ही रहना पड़ेगा, तो ये भी आपका रिकरिंग कॉस्ट है, आपको इसे इनकर करते ही रहना पड़ेगा। सो दिस इज नॉट अ वन टाइम कॉस्ट। एडवर्टीजमेंट, हाँ इसे भी आप सम कॉस्ट कह सकते हो क्योंकि ये भी यूजुअली वन टाइम कॉस्ट होता है। एक बार आपने एडवर्टाइजमेंट का खर्चा कर लिया, अब वही एडवर्टीजमेंट को आप बार बार यूज कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे खर्चा एक टाइम पे होता है और आप पास्ट में कर चुके हैं, सो दिस क्वालिफाइज एज अ सम कॉस्ट। तो सम कॉस्ट यहाँ पे आपका कितना हुआ, 150 + 5 दैट इज 155 करोड़। अब देखिए ये एडवर्टीजमेंट की ना बच्चे यूजुअली पूछते हैं, पर मैम एडवर्टीजमेंट तो दोबारा भी कर सकते हैं ना, यस, लेकिन दोबारा बहुत ज्यादा गैप के बाद हम करते हैं, राइट। ऐसा कि नहीं कि आज एडवर्टाइजमेंट खर्चा कर दिया फिर कल भी एडवर्टाइजमेंट खर्चा कर दिया परसों, इस तरह से नहीं होता, ठीक है। एक गैप के बाद ही आप करते हो। एक बार आपने एडवर्टाइजमेंट खर्चा कर दिया तो वो एडवर्टाइजमेंट से आप कहीं समटाइम्स मंथ्स एंड इवन ईयर्स आप काम चलाते हो उसी एक एडवर्टाइजमेंट खर्चे से, ठीक है। तो इसलिए इसे हम सम कॉस्ट मान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, when does the law of variable proportion or the law of diminishing returns become relevant? In the short run, in the long run, in both short and the long run, या only when all the factors are variable? देखिए लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन काम करता है इन द शॉर्ट रन, राइट। लॉन्ग रन में जो काम करता है उसे हम रिटर्न्स टू स्केल कहते हैं, है ना, रिटर्न्स टू स्केल, ये लॉन्ग रन में होता है। शॉर्ट रन में आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। Question number 48. What is the primary characteristics of decreasing returns to scale? Total output increases at a decreasing rate. Total output increases at an increasing rate. Total output remains constant या फिर total output decreases. देखिए decreasing returns to scale का क्या मतलब है कि returns तो आपको मिल रहा है, आपको output तो मिल रहा है, right? output तो आपका increase हो रहा है, लेकिन decreasing rate में हो रहा है, यानी कि धीमे धीमे हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा टोटल आउटपुट इंक्रीजेस बट इट इंक्रीजेस एट अ डिक्रीजिंग रेट, ओके। क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द कॉस्ट दैट रिमेन्स फिक्स्ड ओवर अ सर्टेन रेंज ऑफ आउटपुट बट सडनली जंप टू अ न्यू हायर लेवल व्हेन आउटपुट गोज बियॉन्ड अ गिवन लिमिट? सेमी वेरिएबल कॉस्ट, स्टेट शिफ्ट वेरिएबल कॉस्ट या फिर सम कॉस्ट? देखिए इसका आंसर है सी, स्टेट शिफ्ट वेरिएबल कॉस्ट। स्टेट शिफ्ट वेरिएबल कॉस्ट में क्या होता है, आपका वेरिएबल कॉस्ट सर्टेन लेवल ऑफ आउटपुट के लिए कांस्टेंट रहता है, ठीक है। लेकिन अगर आप इससे बियॉन्ड जाओगे तो आपका वेरिएबल कॉस्ट सडनली इंक्रीज होगा, फिर अगेन सर्टेन लेवल ऑफ आउटपुट के लिए कांस्टेंट होगा, अगेन इसके बियॉन्ड जाओगे तो अगेन सडनली इंक्रीज होगा, फिर कांस्टेंट रहेगा, फिर इंक्रीज, फिर कांस्टेंट। तो इस तरह से देखिए एक स्टेयर शेप यहाँ पे बन जाता है, तो इसे हम स्टेयर शेप वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। Question number 50. Which market covers a wider area such as a few adjacent cities, parts of state or clusters of state? National market, regional market, international market या फिर local market? देखिए यहाँ पे आपका आंसर है रीजनल मार्केट। लोकल मार्केट में क्या होता है, आप सिर्फ अपने लोकल एरिया को कवर करते हो, लेकिन अगर आप लोकल एरिया से बियॉन्ड जाके, ठीक है, आपने सिटी से बियॉन्ड जाके फ्यू एडजेसेंट सिटीज, आसपास के सिटीज, आसपास के स्टेट्स एंड क्लस्टर्स ऑफ स्टेट को भी कवर करते हो, तो उसे हम रीजनल मार्केट कहते हैं क्योंकि आप एक पूरा रीजन को कवर कर रहे हो, ठीक है। अब सिमिलरली अगर आप पूरा नेशन को कवर करते हो तो उसे हम नेशनल मार्केट कहेंगे, अगर आप इंटरनेशनल भी बेचते हो तो हम उसे इंटरनेशनल मार्केट कहेंगे, लेकिन यहाँ पे आपका आंसर होगा रीजनल मार्केट, ठीक है। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ पार्ट 1। अब रिमेनिंग क्वेश्चंस हम पार्ट 2 में करेंगे। So with this we've come to the end of the video. लेकिन before you go, I'd like to announce कि मैंने अपने वेबसाइट में अभी एक मैक्रो टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको एडिशनल क्वेश्चंस मिलेगा फॉर चैप्टर 6 टू चैप्टर 10 ऑफ सीए फाउंडेशन बिजनेस। देखिए हमें पता है कि मैक्रो की क्वेश्चंस आपके स्टडी मटेरियल में बहुत कम है, राइट। तो ऑब्वियसली आपको एडिशनल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की जरूरत है, तो इसीलिए ये टेस्ट सीरीज बनाई गई है।
देखिए यहाँ पे आपको टोटल में 15 टेस्ट मिलेगा, तो ईच यूनिट के लिए एक टेस्ट है और हर पर्टिकुलर एक यूनिट में आपको एक टेस्ट में आपको 50 to 60 एडिशनल क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इससे क्या होगा ना, वो चैप्टर की आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी, ठीक है। और मैंने कोशिश की है कि मैं एक एक टॉपिक को कवर करूं और सारे टॉपिक्स में एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो बनाऊं, जिससे कि आपको ओवरऑल वो चैप्टर की क्लैरिटी मिल जाएगी और आपको वो चैप्टर में फिर कॉन्फिडेंस भी हाई हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे टोटल 800 से भी ज्यादा क्वेश्चन है ओवरऑल ये टेस्ट में, और सिर्फ क्वेश्चंस एंड आंसर्स ही नहीं बट एक्सप्लेनेशन भी है। सारे क्वेश्चंस के यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलेगा। तो ये आपके लिए बहुत ही एक सेल्फ प्रैक्टिस के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। आप सेल्फ सफिशिएंट हो जाओगे, खुद से प्रैक्टिस करोगे, राइट। और आंसर अगर आपका गलत हो गया तो खुद से एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हो। तो ये आपको ऑब्वियसली बहुत ज्यादा हेल्प करेगी सेल्फ स्टडी करने में। और देखिए अवेलेबल भी काफी नॉमिनल रेट में है, सिर्फ ₹99 में अवेलेबल है। देखिए क्वेश्चन आंसर प्लस एक्सप्लेनेशन सारे अवेलेबल है एट जस्ट ₹99। सो आई होप आप इसका फायदा उठाओगे और आपने मैक्रो की जो कॉन्फिडेंस है या जो अंडरस्टैंडिंग है वो आप इंक्रीज करोगे, इम्प्रूव करोगे। ओके, सो गाइस विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप आपको अभी तक के सारे एमसीक्यू समझ आ गए होंगे। अगर आपको अभी भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई योर डाउट। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा फ्रेंड्स के साथ भी, एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि वी विल बी बैक विद पार्ट 2 सून। तो मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।